नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के पीएम पद के लिए तेज हो रही मांग की, शरद पवार द्वारा इंडिया गठबंधन को दी गई नसीहत की, आरजेडी प्रमुख लालू यादव द्वारा आनंद मोहन को लगाई गई लताड़ की, शिवसेना यूबीटी सांसद द्वारा भाजपा पर बोले गए हमले की, और बात करेंगे राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव और टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में मची हलचल की। इसी के अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक झलक दिन भर की हेडलाइंस पर। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची, राजस्थान छत्तीसगढ़ में हो रही सिर्फ बैठकें, एमपी में पार्टी में मची अंदरूनी कलह। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, सीएम के घर पर हमले की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। इस्कॉन पर बयान देना मेनका गांधी को पड़ा भारी, संस्था ने भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद, 44 फ्लाइट्स कैंसिल, 50 से करीब प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिन भर जारी रही सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मीटिंग। एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश की बड़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सीआईडी करेगी पूछताछ। राजस्थान में वसुंधरा की नाराजगी भाजपा के लिए बनी परेशानी का सबब, राजस्थान में भी मिल सकता है मंत्री और सांसदों को टिकट। इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार का नाम पीएम रेस के लिए बार बार उठ रहा है। अब एक बार फिर नीतीश को पीएम बनने की मांग तेज हो गई है। इस बार जेडीयू के साथ साथ आरजेडी ने भी नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के सारे गुणों के होने की बात कही है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। नीतीश की पार्टी जदयू के नेता लगातार उन्हें गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश को पीएम बनाने की मांग उठाई है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि अगला पीएम बिहार से होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे योग्य बताया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के तमाम बड़े नेता समय समय पर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर सबसे योग्य बता चुके हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार में पीएम के लिए जरूरी सभी गुण हैं। जब भी भारतीय गठबंधन पीएम उम्मीदवार के लिए नाम की घोषणा करेगा तो वो नीतीश कुमार का ही नाम होगा। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारत में उनसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो केवल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर सोशल ऑडिट के फंड में देरी कर मनरेगा के सुनियोजित इच्छा मृत्यु करने का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्र पर भी इसी को बहाना बनाकर राज्यों को धन देने से इनकार करने की भी बात कही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां कई राज्यों में निष्क्रिय हालत में है। जयराम रमेश ने कहा कि ग्राम सभा के द्वारा किया जाने वाला सोशल ऑडिट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऑडिट जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य मूल रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र सोशल ऑडिट होता है। इसे केंद्र द्वारा सीधे फंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब इसके फंडिंग में देरी की बात सामने आ रही है, इसका नतीजा ये है कि सोशल ऑडिट का समय पर नहीं काम हो पा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑडिट की इस पूरी प्रक्रिया से समझौता किया जाता है। इसके बाद मोदी सरकार इस स्थिति का इस्तेमाल राज्यों के फंड देने से इनकार करने के लिए एक बहाने के रूप में करती है। फंड नहीं मिलने के कारण वेतन भुगतान आदि प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि मनरेगा को सुनियोजित ढंग से चक्रव्यूह में फंसाकर इच्छा मृत्यु देने जैसा है। गौरतलब है कि चुनावी मौसम में विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। राजस्थान व मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में भाजपा अपने केंद्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है, वहीं कुछ इसी तरह का प्रयोग वो राजस्थान में भी करने की सोच रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका है कि उसके विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है और ना ही एमपी में सरकार में ऐसा कोई काम हुआ है जिसका नाम लेकर वो जनता के बीच में जा सके। यही वजह है कि भाजपा हाईकमान ने निर्णय लिया है कि
केंद्रीय स्तर के नेताओं को चुनावों में उतारा जाए ताकि पार्टी को शर्मनाक हार से बचाया जाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 18 सालों के शासन से लोग परेशान हैं। लोग अब बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस वैसे ही वहां सरकार पर हमले करने का कोई भी मौका नहीं गंवाती है। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करके भी भाजपा अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि वो शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। फिलहाल भाजपा के लिए एमपी राजस्थान एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसमें से उसे पार कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता पाठ के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद ने इस कविता को लेकर मनोज झा पर ठाकुरों का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं आनंद मोहन ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। अब इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है लालू ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सांसद मनोज झा का समर्थन करते हुए पूर्व सीएम लालू यादव ने कहा कि आनंद मोहन को जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो बोलेंगे ना। आनंद मोहन को नसीहत देते हुए लालू ने कहा कि आनंद मोहन पहले अपनी अक्ल और शक्ल देखें। चेतन आनंद को भी अक्ल नहीं है। इससे पहले मनोज झा का समर्थन करते हुए लालू ने कहा था कि मनोज ने बिल्कुल ठीक कहा है, किसी जाति का अपमान नहीं किया है। जो लोग मनोज झा के बयान पर शोर मचा रहे हैं वे अपनी जाति का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात पर लालू ने कहा कि वे मुख्यमंत्री हैं, हम गठबंधन में सहयोगी हैं। वे कई बार मेरे घर आते जाते हैं, मैंने उनसे मिलने का फैसला किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाषण दिया था और लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर का कुआं का पाठ किया था। इसी पर बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन ने मनोज झा पर हमला बोलते हुए उन पर ठाकुरों का अपमान करने का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए फिर से बुलाया है, लेकिन इस बार अभिषेक ने अभी से ही साफ कर दिया है कि वो 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी को समन किया था। इस पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने परोक्ष रूप से ईडी पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत 3 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। यानी कि साफ है कि अभिषेक 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग के समय उन्हें ईडी ने बुलाया था और अब उस समय बुला रहे हैं जब पश्चिम बंगाल की खातिर दिल्ली में एक प्रदर्शन किया जाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया में कोई भी ताकत मुझे पश्चिम बंगाल के लोगों और उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने आगे कहा कि वो 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने 13 सितंबर को सॉल्ट लेक में ईडी कार्यालय में 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए ये दिन चुना है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इंडिया गठबंधन में मतभेद की आ रही खबरों पर सभी को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन में मतभेद की संभावनाओं पर नसीहत देते हुए एनसीपी प्रमुख ने कहा कि भविष्य में इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इस पर सावधानी बरतना जाएगी। दरअसल कुछ महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पार्टियों के बीच कोई विवाद ना हो, इसके लिए अभी से सावधानी बरतना जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कुछ सीटों पर अपना दावा करने के बाद हुए मतभेद पर सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो उस दौरान मतभेद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम गठबंधन में तटस्थ नेताओं को भेजकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले ये देखेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कैसे सभी पार्टियां एक साथ आती हैं। मुंबई वापस जाने के बाद मैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ बैठक करूंगा, जिसमें हम आने वाले चुनावों में विवाद न होने के सावधानी बरतेंगे। शरद पवार ने बताया है कि वो ये सब कुछ 8 से 10 दिनों में करने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के लिए 2 दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई हैं।
इंडिया गठबंधन में आप और कांग्रेस के बीच तकरार लगातार जारी है। कल पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लगातार आप सरकार पर हमलावर है। अब इसको लेकर के आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन पर भी केजरीवाल ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला है कि पंजाब पुलिस ने कल किसी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। मेरे पास किसी की डिटेल्स नहीं है, ये पंजाब पुलिस बताएगी, लेकिन नशे के खिलाफ हमने जंग छेड़ी हुई है। मैं किसी व्यक्तिगत मामले या व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नशा खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पीएम फेस और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रहे नाम पर केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम अलायंस से अलग नहीं होंगे। विपक्षी गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार ना होने पर उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए। मुझे लगता है हो जाएगा। नीतीश कुमार को पीएम चेहरा बनाने पर छिड़ी बहस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा एक ही स्टैंड है कि हमें ऐसे व्यक्ति तैयार करना है कि देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी ये फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को सशक्त बनाना है, हमें किसी एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाना है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन तब भी पीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी लिस्ट में कई सांसद मंत्रियों को टिकट देने पर भाजपा पार्टी के अंदर से लेकर के बाहर यानी कि विपक्ष तक सभी के निशाने पर है, क्योंकि कांग्रेस जहां भाजपा के हार मान लेने की बात कर रही है, तो वहीं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है वो भी नाराज है और जिनका टिकट कट गया है वो भी पार्टी से खुश नहीं है। अब इसके बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं में विधानसभा चुनाव लड़ने से बचने की होड़ चल रही है। सुरजेवाला ने ये बात कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान को लेकर कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी इस बार चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सुरजेवाला ने इंदौर में कहा कि बीजेपी के पास राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने से बचने की होड़ चल रही है। ये चुनावी रण से भागते हुए एक दूसरे से चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि विजयवर्गीय खुद को बहुत बड़ा नेता बताकर जनता का अपमान करते हैं। अब जनता उन्हें चुनाव में धूल चटाकर सबक सिखाएगी। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री चौहान के कार्यकाल के अब केवल 15 दिन बचे हैं और उनकी विदाई तय है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है। भाजपा की दूसरी लिस्ट के बाद पार्टी के कई नेता नाराज ही चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी की ओर से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा गया है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा व एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका सिर्फ 37 दलों का संगठन नहीं है, उनके साथ 3 और संस्था हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र एजेंसियां थीं जो आज भाजपा की सेवा में लग गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के चुनावी टूल किट में ये 3 एजेंसियां हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता अपनी आवाज उठाता है तो वो उसे बेबुनियाद आरोप में फंसा देते हैं। शिवसेना सांसद ने कहा कि ये लोग विपक्ष के नेता पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं जो सिद्ध भी नहीं हो सके। आरोप लगाने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, पहले ईडी फिर सीबीआई, ये बस चुनावी टूल है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहती हूं कि अगले साल जब हमारी सरकार आएगी तब हम दोबारा इन एजेंसियों को स्वतंत्र करेंगे। इसके अलावा शिवसेना सांसद ने उज्जैन में हुई घटना पर भी भाजपा सरकार को घेरते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच दर्ज करने पर भाजपा सरकार को घेरा है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।